तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एनुअल मोड एग्जामिनेशन 2021-22, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि 11th क्लास का जो ज्योग्राफी का सैम्पल पेपर है वो बिल्कुल रिलीज़ हो चुका है। तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और इससे संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे इसमें हम उसको सॉल्व करेंगे और जो भी इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं मैं उनको भी डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। इसकी अधिकतम संख्या जो रहेगी वो 35 है और समय जो है 2 घंटे। पहले देखिए संख्या 70 नंबर का पेपर आया करता था, वर्तमान में ये 35 नंबर कर दिया गया है। वही जो घंटे 2 हैं इसकी जगह 3 हुआ करते थे। हमारा एग्जामिनेशन जो मोड है वो चेंज हो चुका है। इसमें सामान्य निर्देश ये दिए गए हैं कि फर्स्ट इसको 5 खंडों में बांट दिया गया है। पहली बात तो ये कि इसको 5 खंडों में बांट दिया गया है। इसके पहले खंड में हम लोग देखेंगे कि 1 से 3 जो लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय का मतलब होता है छोटे आपके क्वेश्चंस हैं। दूसरा आपका है खंड खा। खंड खा में 4 स्रोत आधारित प्रश्न हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। और खंड जो आपका ग है, इसमें हम लोग 5 और जो 6 प्रश्न हैं वो आपके उत्तर आधारित प्रश्न हैं, मतलब लघु, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो 7 से 9 आपका है वो दीर्घ उत्तरीय है। दीर्घ का मतलब देखिए होता है लॉन्ग क्वेश्चंस आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। और इसमें सबसे पहली बात देखिए, जो खंड लास्ट वाला आपका है इसमें आपका 10वां है। और 10वें वाले में हम लोग देखेंगे जो मैप है उसमें इंडिया और जो वर्ल्ड है दोनों का मैप आएगा। तो ये हमें जानने का प्रयास करना है कि जो इंडिया और वर्ल्ड का मैप है वो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं एग्ज़ाम में जो आएंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला जो प्रश्न हमारे सामने है, सभी प्रश्नों का हल करते हैं हम। तो पहला प्रश्न हमारा है कि ज्वार भाटा का महत्व की विवेचना कीजिए। कि ज्वार भाटा के महत्व की विवेचना करनी है। ज्वार भाटा क्या होता है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइड्स। देखिए यहाँ पर जानने का हमें ये प्रयास करना है कि ज्वार भाटा होता क्या है और ये आता कहाँ पर है। देखिए ज्वार भाटा समुद्र में उठने वाली एक प्रकार की लहर होती हैं। जो लहरें होती हैं वे उठती हैं, तो ये खासकर जो समुद्र में उठती हैं इसके 2 कारण होते हैं। एक तो होता है आपका कि चंद्रमा, जो ज्वार भाटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ज्वार भाटा उठने के 2 कारण होते हैं, एक तो चंद्रमा और एक आपका होता है सूर्य। तो चंद्रमा और जो सूर्य होता है उसके कारण ही समुद्र में उठने वाली जो एक प्रकार से लहरें हैं उसी को ज्वार भाटा कहा जाता है। इसमें उसका महत्व पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका पहला जो महत्व है वो नदमुखों और समुद्री जहाज़ों को आसानी से प्रवेश करवा देता है। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना होगा, जो जहाज़ होते हैं काफ़ी भारी होते हैं, तो समुद्रों में आने में या प्रकार से जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पे उनको लगने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जब लहरें उनको पीछे से मतलब एक प्रकार से फोर्स लगाती हैं तो जो समुद्री जहाज होते हैं वे बंदरगाह में अच्छे तरीके से आ जाते हैं। मतलब दूसरा देखिए यहाँ पर जो मछली पकड़ने वाले जो नाविक हैं वो ज्वार के साथ समुद्र में अंदर आ जाते हैं। मतलब जब लहरें चलती हैं तो जैसे ही नाव बैठते हैं तो ज्वार के साथ समुद्र के अंदर, और जैसे ही भाटा आता है मतलब पीछे की ओर ढकेलता है तो भाटे के साथ वो लोग बाहर आ जाते हैं, मतलब बंदरगाह की ओर आ जाते हैं। तीसरा हमारा देखिए यहाँ पर जो प्रश्न रहेगा, तीसरा हमारा जो इसमें प्रश्न रहेगा, मतलब पॉइंट रहेगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपकी समुद्री किनारे पर प्राप्त होती चीज़ें हैं, मतलब देखिए शंख जो है, सीपी है, घोंग है इत्यादि है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये खासकर वस्त्रों को बनाने में, इस प्रकार से जो आपके आभूषण होते हैं या वस्त्र होते हैं उनको बनाने में इसकी बड़ी ज़्यादा ही हम कहेंगे भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और बाजार में बहुमूल्य काफ़ी ज़्यादा महंगी कीमतों पर ये चीज़ें बिकती हैं। लास्ट में देखिए नगरों की गंदगी और प्रदूषण को साफ हो जाए। देखिए नगरों में क्या होता है, गंदगी बड़ी मात्रा में होती है, तो नगरों में जो गंदगी होती है उसको साफ करने में भी इनकी भूमिका होती है। ठीक है। और लास्ट में ज्वार भाटे से विद्युत निर्माण की प्रक्रिया। विद्युत निर्माण का मतलब है कि बिजली उत्पादन में भी ज्वार भाटे की अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ज्वार भाटा जो होता है वो टरबाइन, जैसे आपने सुना होगा कि समुद्र या प्रकार से जो नदियाँ होती हैं उसके माध्यम से विद्युत मतलब बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें टरबाइंस को घूमने से वो एक ऊर्जा क्रिएट होती है। तो उसी को ज्वार भाटा जो होता है, टरबाइंस लगा दिए जाते हैं ताकि ज्वार भाटा जब हो तो उस टरबाइन को घुमा दे और उससे हमारा एक विद्युत जो है उसका निर्माण हो सके। मतलब ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं। मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हम लोग जानेंगे जो मृदा का निर्माण की प्रक्रिया है वह काफ़ी ज़्यादा जटिल होती है। जटिल का मतलब होता है काफ़ी मुश्किल होती है, और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारण भी बहुत है। देखिए मृदा निर्माण जो होता है वो खासकर हम लोग कह सकते हैं इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वो 4 से 5 चीज़ें निभाती हैं, जिसमें पहला हमारा रहेगा उच्चावच। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब उच्चावच क्या होता है, उच्चावच का मतलब यहाँ पर हो आपका है ऊंचाई से। उच्चावच का मतलब यहाँ पे जो स्थान महत्व मतलब बात की जा रही है वो ऊंचाई की बात कर रही है। मतलब तो तीव्र ढाल वाले जो क्षेत्र हैं जल प्रवाह की गति तेज होती है तो मृदा निर्माण में बाधा आ जाती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि ऊंचे ऊंचे आपके पर्वत होते हैं, मतलब तो आपके समतल मैदान नहीं पाया जाता,
तो वहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कोई नदी ऊपर से बह रही है, तो जब नदी ऊपर से बह रही है तो जो मट्टी है उसको बहाकर नीचे की ओर ला रही है। तो इसी कारणवश क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो मृदा का निर्माण है वो नहीं हो पाता है। तो मृदा का जो निर्माण है एक प्रकार से वो कहाँ पर होता है, मोटी परतें कहाँ बनती है। देखिए यहाँ पर उच्चावच वाले क्षेत्रों में एक प्रकार से मृदा की जो मोटी परतें बनती हैं वो आपको बता देना है कि ये मैदानी इलाकों में बनती है, क्योंकि जो पर्वतीय इलाके आपके होते हैं तो पर्वतीय इलाकों में क्या होता है, एक प्रकार से मोटी परतें नहीं जम पाती। जो मोटी परतें हैं वो आपको याद रखना है केवल और केवल मैदानी इलाकों में होती हैं। यहाँ पे पहला हमारा रहा कि उच्चावच, आपको बताना है कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच का महत्वपूर्ण स्थान है। तीव्र ढाल का मतलब है बहुत तेज गति से बहने वाले जो बिल्कुल पानी बहता है और मिट्टी को नीचे लेके आ जाता है, तो वहाँ पर इसका जो मृदा निर्माण है बहुत मुश्किल हो जाता है, बाधा आती है। लेकिन वही मैदानी इलाकों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो ढाल है वो तीव्र नहीं होती है और जो मिट्टी है वो वहीं जम जाती है, मतलब मैदानी इलाकों में। दूसरा देखिए इसका रहेगा जलवायु। जलवायु की हम बात कर सकते हैं तो जलवायु विशेषकर जो तापमान और वर्षा है ना, आपको याद रखना है कि जलवायु जो होता है विशेषकर तापमान और वर्षा पाए जाने वाले विशाल प्रादेशिक अंतर के कारण विभिन्न प्रकार की मृदाओं का जन्म हुआ है। मतलब देखिए अब जिस स्थान पे ज़्यादा वर्षा होगी और जिस स्थान पे ज़्यादा तापमान रहेगा तो वहाँ की मृदा में एक भिन्नता सी पाई जाती है। तो इसी प्रकार से मृदा का जो जन्म होता है इन दोनों की प्रादेशिक अंतर से ही होता है। प्रादेशिक का मतलब होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की बात कर रहा है ये। तीसरा देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति की जब बात की जा रही है तो किसी भी प्रदेश की जो मृदा का निर्माण है ना उसका वास्तविक जो प्रक्रिया है इसका विकास वनस्पति की वृद्धि से होता है। वनस्पति का मतलब देखिए यहाँ पर है जो भी आपके मतलब जानवरों के अवशेष हैं या जो भी मानव के हैं या पेड़ जो पौधे हैं उनके अपने अवशेष हैं, इनके माध्यम से प्राकृतिक वनस्पति के माध्यम से मृदा का निर्माण होता है। देखिए लास्ट में हम लोग देखेंगे जो समय है, मतलब एक समय अवधि भी मृदा निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि समय, तो समय मृदा निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है और हज़ारों वर्ष लग सकते हैं मृदा निर्माण के में। और आपने सुना होगा जलोढ़ मृदा, तो देखिए जब मृदा की बात कर रहा है तो आपने जलोढ़ मृदा सुनी होगी, लैटराइट मृदा सुनी होगी। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समय लगता है इनको बनने में। जैसे भारत के उत्तर क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो इसी प्रकार से जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है काफ़ी लंबी होती है, लंबा समय लगता है। तो दोस्तों जैसा हम बात कर रहे हैं आपके अगले प्रश्न की, तो मृदा संरक्षण से क्या अभिप्राय है और मृदा संरक्षण जो आपका है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और मृदा के संरक्षण को हम सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं, सुनिश्चित का मतलब कैसे हम उसे बचा सकते हैं, कंजर्वेशन उसका कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा आप बता सकते हैं कि मृदा संरक्षण से हमारा अभिप्राय होता है मृदा की उर्वरता को बनाए रखना। मतलब जो मृदा है उसकी एक प्रकार से जो उर्वरता है, मतलब उत्पादक क्षमता है, हम अगर उसको बचा के रख सकते हैं या उसको बनाए रख सकते हैं, इसी को मृदा संरक्षण कहते हैं। मतलब जिस रूप में मृदा है, मतलब वो उत्पादक है, वो उपजाऊ है, उसको अगर आप उसी रूप में बना के रख रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप मृदा संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला हमारा जो इसका आंसर है कि उपाय क्या हो सकते हैं, मतलब हम मृदा की उर्वरता को कैसे बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का प्रयास ये किया जा रहा है कि जो मृदा है ना उसमें 15 से 25% जो ढाल प्रवणता वाली भूमि पर खेती न करना। मतलब आपको 15 से 25% जो ढाल प्रवणता वाली भूमि जहाँ ढलान होती है, मतलब एक प्रकार से तीव्र रूप से, वहाँ पे आपको कृषि नहीं करनी है। और दूसरा, ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करना। अब देखिए सीढ़ीदार का मतलब आपने जैसे देखा होगा कि असम में एक प्रकार से जो किसी कृषि की जाती है जिसमें कॉफ़ी या चाय की कृषि, खासकर चाय के लिए काफ़ी फेमस है, तो जो चाय की कृषि की जाती है वो काफ़ी पहाड़ों में की जाती है। वो देखिए घुमावदार होती है, मतलब पहाड़ों में देखिए लाइन वाइज ऐसे ऐसे करके एक पहाड़, एक पर्वत श्रृंखला ऐसे पहाड़ होता है और ऐसे ऐसे करके घुमा के, मतलब यहाँ से शुरू होती है कृषि और यहाँ से ऐसे ऐसे करके बिल्कुल सीढ़ी नुमा, एक सीढ़ी जैसी होती है ना घूमने वाली, ऐसी कृषि की जाती है, उसको सीढ़ीदार कृषि कहते हैं, जिसके माध्यम से मृदा संरक्षण हो सकता है। इसके बाद देखिए शस्यावर्तन, यानी फसलों को हेर फेर करके उगाना। हेर फेर का मतलब है कि आप जो फसल उगा रहे हैं उसमें आप बदल बदल के उगाइए। अगर आपने 6 महीने पहले कुछ और उगाया था उस भूमि पर, तो 6 महीने बाद आप कुछ और उगाइए, ये इसका कहने का मतलब है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अति चराई पर रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट बन सकता है हमारा, आप कह सकते हैं अति चराई पर रोक लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अति चराई पर रोक लगा सकते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ है, सरकारी नियम भी बना सकते हैं, सरकार द्वारा कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे इन चीज़ों को रोका जा सके। इसके बाद देखिए तीसरा हमारा जो प्रश्न रहेगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
महासागरीय गर्त किसे कहते हैं? देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि महासागरीय गर्त किसे कहते हैं। देखिए जो महासागरीय गर्त होती है वो सबसे गहरे भाग होते हैं, मतलब जो ये महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। जो महासागरीय गर्त होती है वो महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। क्या होते हैं? गहरे भाग होते हैं। और ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। देखिए खड़े किनारे मतलब मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, और खड़े किनारे हो गई आपके। संकीर्ण का मतलब होता है बिल्कुल ही मतलब संकुचित, बहुत छोटा, मतलब बहुत ही स्पेस हो ही ना। संकीर्ण का जो वर्ड मतलब होता है बहुत मतलब छोटा होता है, इसमें काफ़ी मतलब जगह होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो गर्त होती हैं अपेक्षाकृत किनारे वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। और तीसरा इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहेगा आपको बताना है इसमें ये कि ये सक्रिय ज्वालामुखी जो आपकी है, सक्रिय ज्वालामुखी जो आपकी है तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित है। मतलब जो आपका ये आता है ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी और आपके से संबंधित है। इसके बाद देखिए चौथा जो इसका पॉइंट रहेगा कि ये प्लेटों के संचालन के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा प्लेट क्या होती हैं? देखिए हमारे जो महासागर हैं इनके नीचे बहुत सारी जो प्लेट्स हैं वो घूम रही होती हैं। तो प्लेटों का जो संचालन होता है, एक प्रकार से जो प्लेटें घूमती हैं उनका संचालन जो होता है उसको समझने के लिए, उसके अध्ययन करने के लिए हमें महासागरीय गर्त को समझना ज़रूरी है। पांचवा जो इसका पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके कितनी गर्तें हैं। देखिए यहाँ पे 57 जो गर्तें हैं उनको खोजा जा चुका है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। मतलब प्रशांत महासागर देखिए सबसे बड़ा महासागर भी है, तो इसी महासागर में 32 आपके प्रकार से गर्तें हैं। वही अटलांटिक महासागर में आपकी एक प्रकार से जो गर्तें हैं उनकी संख्या 19 है, और वहीं एक प्रकार का हिंद महासागर जो है उसकी संख्या 6 है। तो दोस्तों 30 जो हमारा खंड खा है और खंड खा में जो एक प्रकार से स्रोत आधारित प्रश्न है उसको हम डिस्कस करेंगे। इनमें से हमें प्रश्नों को पढ़ना है और उनके प्रश्नों के जो आंसर है इसी जो स्रोत है इस स्रोत में ही हमें वो आंसर मिल सकते हैं। कुछ के आंसर हमें मिल जाएंगे और कुछ के आपके बुक के अनुसार आंसर आपको देने पड़ेंगे। तो देखिए पहला जैसा आपका रहता है इसमें कि जैव विविधता से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे, तो पहला क्वेश्चन आपका मेरे हिसाब से जो बनेगा वो यही रहेगा कि जैव विविधता किसे कहते हैं। देखिए जैव विविधता जो होती है किसी भी निश्चित जो आपकी भौगोलिक क्षेत्र पे पाए जाने वाले जीवों की संख्या से बात की जा रही है। मतलब जो जीवों की संख्या है किसी क्षेत्र विशेष में उनकी संख्या की बात की जा रही है, जिसमें जितनी विविधता रहेगी मतलब उतनी ही जैव विविधता पाई जा रही है, मतलब ठीक है। तो ये वाला आपका पहला जो प्रश्न है उसका आंसर है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र आपका है, वहाँ पर जीवों की जो संख्या है उनकी जो विविधता है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो जानवर हैं या जीव जंतु हैं या आपके जो पेड़ हैं वो पाए जा रहे हैं, तो मतलब जैव विविधता है। दूसरा देखिए यहाँ प्रश्न है कि संकट उत्पन्न प्रजातियाँ से आप क्या समझते हैं। देखिए संकट उत्पन्न प्रजातियाँ मतलब ऐसी प्रजातियाँ जो लुप्त हो रही हैं। प्रजातियाँ मतलब ऐसे जानवर, ऐसे पेड़ है या ऐसे जंतु जो लुप्त हो रहे हैं। लुप्त का मतलब खत्म से हो रहे प्रकार से, अब लोगों को लिख नहीं रहे हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब IEUN, ठीक है, विश्व की सभी संकट उत्पन्न प्रजातियों के बारे में एक लिस्ट तैयार की है और उसमें सूचना प्रकाशित की जाती है कि भैया ये जो जानवर है या ये जो जीव जंतु हैं ये लुप्त हो रहे हैं, मतलब खत्म से हो रहे हैं, इन्हें बचाए जाने की आवश्यकता है। अगला देखिए जो हमारा प्रश्न रहेगा कि जैव विविधता के सम्मेलन के लिए लिए गए संकल्पों में जैव विविधता संरक्षण के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं उनका वर्णन हमें करना है। तो वही बात जो भी पैराग्राफ में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ में मिल जाता आंसर। बाकी हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो आपका पहला है कि जैव विविधता को लुप्त होने से बचाने के लिए एक प्रकार से योजनाएं बनाई जानी चाहिए। जो अगर हमें जैव विविधता को बचाए रखना है तो हमें एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी, प्रबंधन करना पड़ेगा कि भैया हम ऐसे ऐसी कार्य करेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे जैव विविधता बनी रहे। दूसरा देखिए खाद्यान्न जो एक प्रकार से है कि किस्म के चारे हो गए या पेड़ पौधे आपके जो हो गए, इमारती लकड़ियाँ हो गई या पेड़ पशुधन हो गया, जंतु हो गया, और भी जो आपकी चीज़ें हैं उनको संरक्षण देना चाहिए हमें, मतलब बचाए रखने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, ठीक है। अगला देखिए इसमें जो हमारा जो प्रश्न रहेगा इसमें मतलब जो आंसर रहेगा इसका वो ये है कि प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करना होगा। मतलब अगर हर देश अगर वन्य जीवों के जो आवास है अगर उसको चिन्हित कर लेंगे, भाई ये जो क्षेत्र विशेष है इसको हमें संरक्षण देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसको हम एक प्रयास सरकार द्वारा किसी भी देश द्वारा किया जाएगा तो जो लुप्त होती प्रजातियाँ हैं उनको सुरक्षित करना या उनको संरक्षण दे पाना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है खंड गा से। और खंड गा में हमने बात की थी, खंड गा में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु मतलब काफ़ी छोटे प्रश्न हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि भैया
तड़ित झंझा व टोर्नेडो में अंतर क्या होता है, क्या अंतर इन दोनों में? देखिए अंतर तो एक चीज़ तो कॉमन इन दोनों में, ये दोनों ही विध्वंसक हैं। अच्छा, विध्वंसक का मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो प्रकार से प्रकृति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं और मानव जीवन के लिए बड़े नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अल्प समय के लिए होते हैं, मतलब दोनों ही काफ़ी अल्प समय के लिए होते हैं और अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल में सीमित रहता है। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से शुरू हुए तो यहाँ जाके खत्म हो जाएगा, मतलब ज़्यादा एक रेंज जो है उसको कवर नहीं करते हैं, मतलब एक छोटे से क्षेत्रफल में रहते हैं, लेकिन ये विध्वंसक होते हैं। कैसे होते हैं? विध्वंसक होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्थानीय तूफान जो होते हैं उनसे थोड़ा भिन्न होते हैं, ठीक है। तो मुख्य अंतर क्या है तड़ित झंझा में? देखिए तड़ित जो झंझा होता है आपका, तड़ित झंझा में मुख्य अंतर दोनों में यही है कि तड़ित झंझा जो है वो उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रबल संवहन का मतलब होता है एक बड़ी मात्रा में देखिए ये इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने की जो प्रक्रिया होती है। और दूसरा देखिए इसमें जो पॉइंट बनेगा हमारा कि एक पूर्ण विकसित कपासी मेघ होते हैं। देखिए मेघ आपके कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक मेघ जो आपका होता है कपासी मेघ होता है। तो कपासी मेघ होता है जो गरज कर बिजली उत्पन्न करता है, वही तड़ित झंझा कई प्रकार से उत्पन्न होने के कारण होते हैं। तीसरा देखिए, जब बादल अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं जहां तापमान शून्य हो रहता है तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि हो जाती है। मतलब तड़ित झंझा का एक और रूप जो होता है ओलावृष्टि होता है, कि तड़ित झंझा के कारण क्या होता है कि जो आपको तो पता ही होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी दर्ज की जाती है। तो तापमान में जैसे जैसे कमी दर्ज की जाती है इसका मतलब ठंडा होगा, और ठंडा होने के कारण क्या होता है कि ओले जो आपके हैं उनका निर्माण हो जाता है और ओलों के निर्माण से क्या ओलावृष्टि हो जाती है। अगला देखिए, आर्द्र कम होने पर तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए इसमें आर्द्रता कम है, इसमें नमी कम है, पानी की मात्रा नहीं है तड़ित झंझा में, तो फिर क्या करेगा, धूल भरी जो आंधियां आपने गांव में देखी होंगी या शहरों में भी आती हैं आपकी, तो इस प्रकार की जो आंधियां उड़ती हैं, मतलब एक प्रकार से धूल उड़ती है, उसको तड़ित झंझा कहा जाता है। देखिए इसमें दूसरा जो रूप इसका है कि भाई टोर्नेडो क्या होता है। देखिए टोर्नेडो जो होता है विशेषकर हमें समझना है कि टोर्नेडो एक भयानक तड़ित झंझा होता है एक प्रकार से, मतलब उसी का रेलेवेंस है। भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक होकर हाथी की सूंड की तरह जो निर्माण कर लेता है ना, एक सर्पिल से आरोहित बना लेती है, मतलब एक सूंड जैसी होती है, उसको टोर्नेडो बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि केंद्र पर अत्यंत कम दबाव होता है, मतलब केंद्र मान लीजिए कि ये मान लीजिए है, इसमें केंद्र मतलब बीच में, यहाँ पर देखिए यहाँ बीच पर, यहाँ बीच में इसमें काफ़ी कम मात्रा में वायु दाब होगा, मतलब वायु का जो दबाव होता है, मतलब ये प्रेशर होता है वो कम रहता है, और ये व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टोर्नेडो बोलते हैं। देखिए ये कहाँ आता है, मध्य अक्षांशों में आता है। आपको पता होगा कि हमारा जो वर्ल्ड का मैप है इसमें आपने देखा होगा कि उच्च अक्षांश आपके देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपने सुना होगा कि ये आपका जो एक क्षेत्र है ये आपका ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो आपका है 0 डिग्री का आपका है, और ये आपका जो है 66 डिग्री, ठीक है, और ये आपका फिर से दोबारा यहाँ 66 डिग्री। तो जो 66 डिग्री ये होता है ये इसको मध्य अक्षांश बोलते हैं, तो मध्य अक्षांशों की बात कर रहा है ये, ठीक है। तीसरा देखिए यहाँ पर समुद्र पर टोर्नेडो में जल स्तंभ रहते हैं, मतलब जो टोर्नेडो रहते हैं समुद्र में क्या रहता है, जल स्तंभ, मतलब जल के अंदर एक प्रकार जल स्तंभ की तरह रहते हैं, मतलब एक प्रकार से ये, ठीक है। अगला देखिए इसमें प्रश्न जो आपका रहेगा कि बादलों के कोई 3 प्रकार हमें बताने हैं। जैसे हमने अभी ऊपर बात की थी कि भैया जो मेघ आपका देखिए यहाँ पर कपासी मेघ, उसी प्रकार से यहाँ पर कपासी मेघ की बात की जाएगी। इसका मैंने पहले भी कहा था बादलों के कई प्रकार होते हैं। तो पहला देखिए बादलों का जो पहला प्रकार बात की जा रही है वो आपका है वर्षा मेघ। कौन सा है? वर्षा मेघ। तो वर्षा मेघ जो होता है आपका काले, एक प्रकार से होता है वर्षा मेघ काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, मतलब काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों पर पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक होते हैं, मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और ये सूर्य की किरणों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अपारदर्शी होते हैं। मतलब सूर्य की जो किरणें होती है ना इसको मतलब बाहर नहीं जा सकती, मतलब हम देख नहीं पाते हैं, तो अपारदर्शी होती हैं ये। और कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब कई बार आपको लगता नहीं है कि बादल आपको छूने वाले हैं या बादल को आप छू लेंगे, तो वो कौन से बादल है, वो वर्षा मेघ है। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से ये ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और आप उनको छू सकते हैं। दूसरा देखिए इसमें कपासी मेघ है। देखिए कपासी मेघ का जो निर्माण है वो 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसमें रुई के समान दिखाई दे। रुई देखिए आप कह सकते हैं कि जो आपके रुई होती है उसका आपने गांव देहात में पेड़ भी देखे होंगे, और आपके जो गद्दा उद्दा का निर्माण होता है वो भी रुई से होता है। तो ये रुई के प्रकार बिल्कुल दिखाई देते हैं कि भैया रुई है, मतलब ठीक है। और उसके पास देखिए यहाँ पे हमारा जो तीसरा प्रकार इसका आता है, तीसरा जो इसका प्रकार आता है वो ये रहता है कि भाई ये कितना, मतलब ये एक प्रकार से कपासी मेघ जो आपके होते हैं वो 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ये रुई के समान होते हैं, और ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि
छितरे होते हैं, मतलब छितरे का मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब होते थोड़े से, ठीक है। और इधर उधर देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार पे होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे आधार पे होते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे आपके चपटे इनके आधार होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है पक्षाम मेघ। पक्षाम जो मेघ है उसका एक ऊंचाई दी गई है कि भाई 8000 से आपका 12000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ये काफ़ी प्रकार से पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं। कैसे होते हैं? पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं आपके। और इसके समान आपको पता है पंख के समान दिखाई देते हैं, मतलब जो पक्षाप, देखिए पा से पा, पक्षाप पंखी है ना, मतलब पक्षी। तो इसके जो पंख है एक प्रकार से वो बिल्कुल ही आपको प्रतीत होते हैं कि भैया पंखी के आकार के, मतलब पक्षी के पंख के आकार के हैं। और ये हमेशा सफ़ेद होता है। अब देखिए पक्षी का जो रंग होता है, मतलब जो आपको कबूतर, आप कह सकते हैं कि जो कबूतर थोड़ा सा सफ़ेद रंग के होते हैं ना, उसी की तरह इसके सफ़ेद, इसके प्रकार से इसके रंग के ये होते हैं, मतलब जो पक्षाप मेघ है आपके। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो अगला मेघ है वो स्तरी मेघ है। कौन सा स्तरी मेघ है? मतलब स्तरी, स्तर का मतलब देखिए परते होता है। स्तर का मतलब अगर आपको पता होगा तो स्तर का मतलब होता है क्या? परते, मतलब इस प्रकार से परतों वाला बादल है और आकाश के बहुत बड़े भाग पर ये फैले रहते हैं। तो ऊष्मा को और जो एक प्रकार से ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिलने से ये बनते हैं। मतलब एक प्रकार से जो ऊष्मा होती है, जो अलग अलग प्रकार की जो हवाएं होती है ना, उनके मिश्रण से एक प्रकार से स्तरी मेघ का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? स्तरी मेघ का निर्माण हो जाता है। अगला देखिए प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले को थोड़ा बिल्कुल याद रखना कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है कि भैया मृदा अपर्दन किसे कहते हैं और अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है तथा अपर्दन को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपर्दन होता है वो दो कारणों से। देखिए पहली बात तो मृदा अपर्दन क्या है? तो देखिए अपर्दन का मतलब होता है कि भैया मृदा की जो आवरण है, मतलब मृदा की ऊपरी जो परत है उसका नष्ट होना। देखिए यहाँ लिखा क्या है कि मृदा की आवरण का नष्ट होना मृदा अपर्दन कहलाता है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि मृदा की ऊपरी परत का हटना, ठीक है, अपर्दन कहलाता है। देखिए अपर्दन के दो प्रकार आप कह सकते हैं। अपर्दन जो होता है वो दोनों प्रकार से होता है, मतलब प्राकृतिक भी हो सकता है और मानवीय भी हो सकता है। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति द्वारा जो होता है, मतलब बाढ़ जो आपके आते हैं, हवाएं चलती हैं, तूफान जो आता है। और मानवीकृत मतलब जो जल या कृषि करते समय जो चीजें की जाती हैं वो मानवीकृत हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक में वनोन्मूलन, अति सिंचाई, रासायनिक उर्वरक अधिक प्रयोग, मानव द्वारा प्रयोग कार्य तथा दोषपूर्ण नीति पद्धति, अनियंत्रित चराई, ये सभी कारण जो है ये मानव द्वारा हो रहे हैं। मतलब मानव क्या कर रहा है कि भाई वनों को काट रहा है, या अति सिंचाई कर दे रहा है, पानी अधिक मात्रा में डाल दे रहा है, या जो कीटनाशक है जो इतना चाहिए उससे ज़्यादा डाल रहा है, तब भी दिक्कत हो रही है। उसके अलावा मानव जो दोषपूर्ण नीतियाँ, दोषपूर्ण मतलब कृषि के बारे में नॉलेज नहीं है लेकिन कृषि करे जा रहा है। अब वो कृषि की पद्धति खराब थी और आपने बिल्कुल खराब कर दी, मतलब भूमि की जो उर्वरता है, तो उसको ये मानवकृत अपर्दन होता है आपका। दूसरा देखिए जो अपर्दन का दूसरा जो प्रकार आप कह सकते हैं वो आपका होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या होता है कि तूफान जैसे आ गया या बाढ़ जो आपकी आ गई है, हवाएं जो चलती हैं वो एक प्रकार से प्राकृतिक हो जाते हैं। अब देखिए आप कह सकते हैं कि मृदा के संरक्षण को, ये अपर्दन को हम कैसे रोक सकते हैं, अपर्दन हम कैसे रोक सकते हैं? तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके। अच्छा, वृक्षारोपण का मतलब क्या होता है? देखिए वृक्षारोपण मतलब पेड़ों को लगाकर आप मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। अब कोई कहेगा ऐसे कैसे? तो आपको ये समझना पड़ेगा जो वृक्ष होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब रहेंगे तो जो पानी बह के आएगा या मिट्टी जो आएगी साथ में वो पेड़ों की वजह से भी रुक जाएगी कुछ मात्रा में, काफ़ी मात्रा में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमारा जो पॉइंट रहेगा कि अति चराई क्या होती है। देखिए अति चराई मतलब होता है कि अधिक मात्रा में जो घासें होती हैं अगर जानवर उसको ज़्यादा खा लेंगे और मिट्टी बिल्कुल साफ दिखेगी तो जैसे ही पानी आएगा वैसे ही जो आपका मिट्टी है वो बह के चली जाएगी और इसके कारण क्या होगा? अपर्दन होगा, मतलब ऊपरी परत हट के चली जाएगी, तो उसी को अपर्दन कहते हैं। और सीमित सिंचाई करनी। सीमित सिंचाई का मतलब जितना पानी आपके पेड़ को, मतलब आपके खेत को चाहिए, ठीक है, आपको उतना ही देना है। अगर हद से ज़्यादा आपने किसी चीज़ में दिया तो वो खराब होता है। जैसे कहा जाता है ना कि खाना अगर आपको खाना है तो एक निश्चित मात्रा तक खाना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा मिल जाए तो भी दिक्कत है, कम मिल जाए तो भी दिक्कत है, मतलब निश्चित मात्रा तक मिलना चाहिए। उसके बाद देखिए रासायनिक उर्वरक का उचित प्रयोग। मतलब आजकल क्या किया जा रहा है कि रासायनिक जो खाद है ना उसका प्रयोग सही से नहीं कर रहे हैं, लोगों को नॉलेज नहीं है इतना, और नॉलेज नहीं होने के कारण वो अधिक मात्रा में डाल दे रहे हैं जिस कारण दिक्कत आ रही है। और वैज्ञानिक पद्धति द्वारा, मतलब जो वैज्ञानिकी पद्धति है ना उसके द्वारा कृषि करनी चाहिए। लेकिन आज भी परंपरागत कृषि भारत में की जाती है और भारत में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला जो कार्य है, जो आर्थिक क्रियाकलाप है, वो आपको पता होगा कि कृषि ही है, ठीक है। अगला देखिए हमारा जो खंड घा है, मतलब इसमें दीर्घ प्रश्न है। अब दीर्घ का मतलब बड़े बड़े प्रश्न आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम जानते हैं कि भैया उपसौर और अपसौर में क्या अंतर होता है। ये उपसौर अपसौर है क्या? देखिए
जो उपसौर है और अपसौर है इसको पहले जानते हैं, उसके बाद तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारण है इसको जानते हैं। देखिए, तो उपसौर का मतलब होता है कि भैया 3 जनवरी को क्या होता है कि सूरज के सबसे निकट क्या होता है, उपसौर में क्या होता है, सूरज के सबसे निकट क्या होता है, पृथ्वी होता है, जो कि लगभग कितना है आपका 14 करोड़ 70 लाख। आपको डाटा याद रखना पड़ेगा कि 3 जनवरी को क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकट होती है 14 करोड़ 70 लाख। इसी को कहते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर कहते हैं, ठीक है। वहीं पर जो आपका अपसौर होता है वह सूर्य के सबसे दूर वाला दिन होता है। मतलब देखिए 15 करोड़ कितना है, 15 करोड़ आपका 15 करोड़ 20 लाख जो आपका टाइम बता रहा है, ये दूरी बता रहा है, ठीक है। 15 करोड़ 20 लाख, देखिए यहाँ पर 15 करोड़ होगा, ये देखिए 15 करोड़ आपका 20 लाख जो दूरी है वो 4 जुलाई की प्रक्रिया आपकी जो घटना है वो घटती है, और इसी को बोलते हैं अपसौर। देखिए उप और अप से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। उप मान लीजिए, देखिए ये आपका उप है, ऊपर है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो ऊपर है मतलब दूरी है, अप वो अप में है, तो मतलब ये थोड़ा सा पास में है, थोड़ा अप, ठीक है। तो उप। अब देखिए तापमान को प्रभावित करने वाले हम कारण जान लेते हैं। तो तापमान को प्रभावित करने वाला जो आपका कारण है, पहला है अक्षांश। अक्षांश का मतलब आप देख सकते हैं कि हमारे जो काफी अक्षांश, तो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हम जानते हैं, जिसमें अक्षांश पहला रहेगा। तो किसी भी स्थान का जो तापमान रहता है वो उस स्थान द्वारा जो प्राप्त सूरज की ताप है, मतलब सूरज द्वारा मिलने वाले जो परावैशी किरणें होती हैं उस पर निर्भर करता है। मतलब सूरज की जो किरणें हैं किसी क्षेत्र में कितनी पाई जा रही हैं उसके आधार पर उस क्षेत्र में तापमान निर्धारित होता है। जैसे कि समुद्र जो तल वाले क्षेत्र होते हैं, पास के क्षेत्र होते हैं, वहाँ तापमान अधिक होता है। ऊंचे भाग में स्थित जो स्थान है वहाँ पे तापमान कम होता है। मतलब जो निचले स्थान होते हैं, मतलब समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ तापमान ज़्यादा होता है। वहीं पर जो आपके वहीं पर आपके जो पर्वतीय इलाके हैं, ठीक है, पर्वतीय इलाके हैं, पहाड़ इलाके हैं, यहाँ पे तापमान कम रहता है, ठीक है। दूसरा है ऊंचाई या उत्तुंगता। ऊंचाई मतलब जैसे जैसे आपको पता होगा कि ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे आपको बताना है कि तापमान जो है वो सेल्सियस जो है वो उसमें ह्रास दर्ज करती है। ह्रास का मतलब होता है कमी। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाइएगा वैसे वैसे तापमान में आपको कमी मिलने को मतलब आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पर बताया भी गया कि 1000 मीटर की जो ऊंचाई होती है उसमें 6.5 सेल्सियस जो आपका तापमान है वो घट जाता है। आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि भैया बता दीजिए कि 6.5 जो सेल्सियस तापमान है वो कितनी मीटर की ऊंचाई पर घटता है। तो कहीं भी प्रश्न ये भी बन सकता है। तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर आपको बताना है कि 6.5 जो मीटर सेल्सियस जो आपका 6.5 सेल्सियस जो आपका तापमान है वो घट जाता है। तीसरा देखिए समुद्र से दूरी। अब देखिए स्थल की अपेक्षा क्या होता है कि समुद्र जो है वो देरी से ठंडे भी होते हैं और देरी से गर्म भी होते हैं। तो समुद्र के निकट जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे एक प्रकार से आपको बताना है कि जो स्थल समीर है ना वो सामान्यतः आपका प्रभाव पड़ता है वहाँ पे। और आपको याद रखना पड़ेगा कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी सम रहता है। सम मतलब समान रहता है थोड़ा सा, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पर है वायु संहतियाँ। अब वायु संहतियाँ जो आपकी होती है, वायु राशि होती है, महासागरीय धाराएं होती हैं, ये भी एक प्रकार से आपके तापमान को प्रभावित बहुत ज़्यादा मात्रा में करती हैं। क्यों करती हैं देखते हैं हम लोग। तो जो ये तापमान को प्रभावित करती हैं उसका एक कारण ये है कि कोष्णीय वायु संहतियों को प्रभावित करने वाले स्थानों का तापमान अधिक तथा शीत संहतियों वाले प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार महासागरीय धाराओं का प्रभाव भी तापमान पर पड़ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न इसमें रहेगा कि भारतीय किसान के लिए मॉनसून एक जुआ क्यों है, मतलब एक प्रकार से गैम्बल की तरह क्यों है, ठीक है। तो भारत में जो मॉनसून एक प्रकार से आपका है वो आर्थिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब आपको पता होगा कि भारत में अधिकतर जो आर्थिक क्रियाकलाप किया जाता है वो कृषि पर ही निर्भर है। मतलब भारत की अधिकतर जो जनसंख्या है उसका आर्थिक क्रियाकलाप ही कृषि है। यदि कृषि अच्छी नहीं हुई तो उनके आर्थिक जीवन पर, उनके सामाजिक जीवन पर या उनके हर एक प्रकार से जीवन पर प्रभाव पड़ने ही वाला है। तो इसका पहला जो हमारा आंसर रहेगा कि कृषि की जो फसलें होती हैं, मतलब जो कृषि की जाती है उसमें जो फसलें होती हैं उनकी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वर्षा आई या नहीं, मतलब वर्षा समय पर आई या नहीं, सामान्य वर्षा हुई या नहीं। यदि कम वर्षा हुई तो सूखा पड़ जाएगा, यदि ज़्यादा वर्षा हुई तो बाढ़ आने की समस्या आ जाती है। अब देखिए भारत के 64% कितने प्रतिशत, 64% जो जनसंख्या है जो जीविका के लिए किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। यदि कृषि खराब हो गई तो उनकी जो जीविका है, उनका जो जीवन यापन है पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए। तीसरा हमारा जो इसका आंसर रहेगा कि वर्षा की उच्च परिवर्तिता। देखिए उच्च परिवर्तिता का मतलब ये है कि
वर्षा आने वाली थी वो आई नहीं। मान लीजिए वर्षा 1 तारीख को आने वाली थी, ठीक है, वही वर्षा आ रही है 20 तारीख को, मतलब कृषि की शुरुआत होने वाली थी 1 तारीख को, वो अब हो रही है 20 तारीख को। क्या ये संभवता है? नहीं, क्योंकि जो एक प्रोसेस रहता है कि भैया 1 तारीख से शुरू होना था, वो 20 तारीख तक सब कुछ वो बुआई वुआई हो गई, अब बिल्कुल वो जो किसान है वो तैयार हो चुका है, वो फसलें अब उसमें मतलब बीज डाल देगा और आने वाले कुछ महीनों में वो फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर वो काम डिले होगा, मतलब धीरे धीरे होगा या एक उस समय पे नहीं होगा, तो वो सारी जो प्रक्रिया है वो उसको प्रभावित हो जाएगी। और इसी कारण क्या होता है, मान लीजिए कि एक महीने तक वर्षा नहीं हुई, तो वही प्रकार से सूखे की अवस्था आ जाएगी उस क्षेत्र में। और यदि उस क्षेत्र में ज्यादा बाढ़ आ गई, मतलब ज्यादा बारिश आ गई, तो ज्यादा बारिश क्या ला देगी? बाढ़। मतलब कम बारिश क्या लाएगी? सूखा लाएगी। और ज्यादा बारिश क्या लाएगी? बाढ़। मतलब दोनों ही खराब है। मतलब एक हद से ज्यादा कोई भी चीज जैसे खराब होती है ना, उसी प्रकार से ये है। अगला देखिए इसमें कि भारतीय कृषि की सफलता और असफलता किस चीज पर निश्चित करती है, कि भैया मॉनसून का जो वितरण है वो किस प्रकार से हुआ है। मतलब मॉनसून का जो वितरण है, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से जो वर्षा है कहीं ज्यादा और कहीं कम, जो हिसाब हमने ऊपर समझा, वो नियम इस पर भी लागू होता है, ठीक है। अगला देखिए इसमें सिंचाई विहीन जो क्षेत्र हैं वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में अनियमितता और अनिश्चितता का जो प्रभाव है वो विशेष रूप से पड़ता है। मतलब जिन क्षेत्रों में कृषि केवल और केवल, जिन क्षेत्रों में केवल और केवल सिंचाई पर कृषि है वो निर्भर करती है, तो वहां पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने महाराष्ट्र का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश का नाम सुना होगा, गुजरात आपका हो गया या राजस्थान हो गया, इनके कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि सिंचाई के बिना कृषि हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर जो मानसून है उसका बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में प्रभाव पड़ता है। लास्ट में देखिए मानसून का अचानक प्रस्फोट का मतलब एकदम से अगर आपका वर्षा होनी शुरू हो जाए, तो एकदम से वर्षा हो जाने से क्या होता है, मृदा की ऊपरी परत का जब हटना शुरू हो जाता है ना, तो उसको अपर्दन बोलते हैं। तो अपर्दन की समस्या हो जाती है। और अपर्दन की समस्या क्या लाती है कि मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें कमी ला देती है। तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के सारी चीजें, जो मानसून है वो भारतीय कृषक के लिए बहुत ज्यादा एक भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण। यदि उचित समय पर हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो उसके पूरे जीवन को ही ये तबाह सा कर सकता है, ठीक है। अगला देखिए इसकी अथवा में प्रश्न है, कोपेन के अनुसार भारत में जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया गया कितने भागों में है। तो आपको आंसर देना है कि जो भाग है वो 8 है। मतलब 8 भागों में मॉनसून का जो प्रकार है वो बांट दिया है किसने? कोपेन ने। तो पहला है लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार, मतलब AMW जो प्रकार है वो पश्चिमी तट पर पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी तट पे। मान लीजिए यदि ये भारत का मैप है, तो भारत के मैप में ये जो इस प्रकार के ये जो भाग है, मतलब वेस्ट आपका जो है, पश्चिम जो है, उसी तट पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी प्रकार, मतलब AS आपका। तो AS जो जलवायु है, इस प्रकार की जलवायु कोरोमंडल तट पे है। आपके ये मैप में भी आ सकता है कि कोरोमंडल तट कहाँ है। तो देखिए भारत का जैसे मैंने कहा मैप है, इसमें पश्चिम ये है, तो ये जो ये वाला भाग है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। मतलब पूर्वी जो भाग है वो कोरोमंडल तट में आता है, ठीक है। तीसरा देखिए उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु है वो तटवर्तीय प्रदेशों में पाई जाती है। मान लीजिए जो आपका भारत का मैप, इसमें पश्चिम भी आ गया और पूरब भी आ गया। मतलब जो आपका समुद्र से सटे इलाके हैं उनको तटवर्ती बोलते हैं। तो उन इलाकों में इस प्रकार की मतलब जलवायु पाई जाती है, AW जो आपकी जलवायु है पाई जाती है। और विशेषकर पूरे प्रायद्वीप में, अब देखिए प्रायद्वीप मतलब दक्षिण भारत जो है वो पूरी तरीके से जो प्रत्येक राज्य लगभग वो समुद्र से टच ही है। तो उस प्रकार की जो जलवायु है, मतलब AW जलवायु है, वो पूरे आपके प्रायद्वीप क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला देखिए आपका है अर्धशुष्क स्टेपी जो जलवायु आपकी है, मतलब BSSW। इस प्रकार की जलवायु आपका जो आपका है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की जो अंदर के भाग है ना, मतलब वहां पाई जाती है। खासकर नाम याद कर लीजिए बस इसमें, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में पाई जाती है। मतलब ये ऊपर वाला जो आपका है, इनका नाम आपको याद कर लेना बस, और कुछ नहीं। उसके बाद 5वां प्रकार है उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। मरुस्थलीय मतलब एक प्रकार से ऐसी जलवायु जहां पर कुछ भी उगाया ना जा सकता हो, मतलब रेत ही रेत हो। और रेत से तो एक ही राज्य याद आता है हमें, राजस्थान। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर बड़ी मात्रा में रेत है, और रेत जो आपका है उसी कारण इस प्रकार की जो जलवायु है, मतलब मरुस्थलीय, वो राजस्थान में पाई जाती है। अगला है छठा। तो छठा हमारा प्रकार बांटा है कोपेन ने, वो शुष्क शीत ऋतु वाला प्रदेश बांटा है, मतलब CWG बांटा है। ये भारत के उत्तरी मैदान में अधिकतर भागों में पाई जाने वाली जलवायु है। और 7वां हमारा है ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश, मतलब DFC। इस प्रकार की जलवायु जो है पूर्वी तट
पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। पूर्वी का मतलब देखिए यहाँ पर आपका है, जैसे आप पश्चिम बंगाल का नाम ले लें, आप उड़ीसा का नाम ले लें, आप आंध्रा का नाम ले लें, या प्रकार से आप बिहार जैसे राज्यों का नाम, जो पूर्वी हैं या आपके पूर्वी जो राज्य और भी आपके हैं, जिसमें मेघालय आपका आ गया, जिसमें असम आपका आ गया, नागालैंड आपका आ गया, यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लास्ट में देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपके मैप के नज़रिए से भी और आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, वो है ध्रुवीय जलवायु। देखिए ध्रुवीय जलवायु जो आपकी है वो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, देखिए जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पे इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, ई है। क्या है? ई। मतलब ई जो जलवायु जो आपकी है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपका पाई जाती है ये जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं वहाँ पे इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला देखिए हम चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य है और वन संरक्षण नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? मतलब वनों को बचाए रखने के मुख्य उद्देश्य क्या रखे गए हैं और सामाजिक वानिकी क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो सामाजिक वानिकी जो होता है इसके 3 वर्ड याद कर लीजिए आप, पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास के मदद के लिए। तो ये 3 नाम आपने याद कर लिया, इसी का आप कह दीजिए कि इसी के उद्देश्य के लिए वनों के प्रबंधन में समाज की भूमिका तय करनी है। मतलब आपको पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास की मदद के लिए और उनके उद्देश्य के लिए आपको सामाजिक भूमिका निश्चित करनी कि भैया हमें इस भूमि को बचाए रखना है, ठीक है। अब वन संरक्षण नीति क्या है? देखिए भारत में वन संरक्षण जो नीति है उसमें कहा गया है कि 33%, कितने प्रतिशत? 33% जो आपका क्षेत्र है उस पर वन होने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में भारत में मात्र जो 23% क्षेत्र है इतने में ही वन है। इसका मतलब लगभग 10% की कमी है। तो यहाँ पर 33% है, लेकिन कितने वन है हमारे पास, कितने क्षेत्रफल पे? 23%, मतलब कमी है, ठीक है। दूसरा है कि वन पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलन क्षेत्रों में वन लगाना। मतलब जहाँ जिन क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में पेड़ नहीं है या पारिस्थितिक संतुलन नहीं है वहाँ पे आपको ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने हैं। और तीसरा हमारा है देश की प्राकृतिक धरोहर मतलब जैव विविधता को तथा आनुवांशिक मूल का संरक्षण करना है। मतलब जितनी मात्रा में जो आपके जीव जंतु हैं, जो आपके पेड़ हैं, जो चीज़ें हैं जो वनों में पाई जाती हैं, यदि वो जो धरोहर हमारे को मिली हुई है बहुत लंबे समय से, आपको उसको बचा के रखना। ये नहीं कि आप अभी आज खत्म कर दीजिए और आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको फोटो में ही देख पाएगी भी ऐसा कुछ भी हुआ करता था, ठीक है। चौथा हमारा है कि मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रित करना। देखिए वन को बचाए रखने के लिए आपको ये भी करना पड़ेगा कि जो मृदा का अपरदन है आपको उसको भी रोकना है और आपको मरुस्थलीकरण को भी रोकना है। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है बंजर, आपको बंजर होने से भी रोकना है और बाढ़ और सूखे को भी नियंत्रित करना है। अगर सूखा हुआ तो उस क्षेत्र में बिल्कुल मतलब मान लीजिए बिल्कुल कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर बाढ़ आ गई तो भैया वो वैसे ही उसको बहा के ले जाएगा, तो दोनों चीज़ ही खराब रहेगी। मतलब नॉर्मल बना रहे तो ही सही है। पांचवा देखिए इसमें जो पॉइंट इसका रहेगा कि आपको निम्नीकृत जो भूमि है वहाँ पे सामाजिक वानिकी एक प्रकार से शुरू करनी है और वनारोपण द्वारा एक आवरण सा तैयार करना है। मतलब आपको वन लगा देने हैं और इस प्रकार से आप जो निम्नीकृत भूमि मतलब खराब भूमि है आप वहाँ भी एक प्रकार से वनों को लगा करके इसकी जो क्षमता है वनों की उसको बढ़ा सकते हैं। और छठा देखिए वनों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ियाँ, ईंधन, चारा, भोजन उपलब्ध करवाना, लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग में लाना। देखिए आज भी आपको पता होगा कि जो वनों पर रहने वाले जो लोग हैं मतलब जो जनजातियां हैं जिसको शेड्यूल ट्राइब भी बोलते हैं, आज भी वो प्रकृति पर निर्भर हैं। तो इमारती लकड़ियां जो हो गई, ईंधन हो गया या चारा हो गया या भोजन हो गया, आपको उन्हें उपलब्ध करवाना है। और जो लकड़ी के स्थान पर आपको एक अल्टरनेटिव ढूंढना है। अल्टरनेटिव का मतलब उसके स्थान पर कोई और वस्तु ढूंढनी है जिसके लकड़ी के स्थान पर उसको लगाया जा सकता हो ऊर्जा के लिए या किसी और प्रयोग के लिए, ठीक है। अगला रहेगा हमारा कि पेड़ को, सातवां देखिए पॉइंट क्या रहेगा कि पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए आपको पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी पड़ेगी और जन आंदोलन चलाना पड़ेगा। जैसे कि चिपको आंदोलन आपने सुना होगा जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था, कभी सुना हो आपने? उत्तराखंड में पेड़ों को कटने से बचाने के लोग पेड़ों से चिपक गए थे। तो चिपको जो आंदोलन हुआ, जो जन आंदोलन एक प्रकार से था, वो पेड़ों को बचाने के लिए बहुत जरूरी था और महिलाओं ने इस पर बढ़ चढ़ के भाग भी लिया था। देखिए यहाँ लिखा भी है कि महिलाएं शामिल हो, तो महिलाएं उसमें शामिल भी हुई थी। तो इस प्रकार की जो एक आंदोलन है वो और भी होने चाहिए जिनसे वनों को और ज्यादा मात्रा में बचाया जा सकता हो, ठीक है। आठवां हमारा जो पॉइंट रहेगा कि वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। मतलब ये केवल नहीं कि कानून बना दिया तो हो गया भाई जो जीव जंतु है बच जाएंगे, नहीं, आपको लोगों की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना पड़ेगा कि भाई हम करेंगे कार्य, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न रहा। अगर देख लेते हैं हम लोग मैप जो आपका 10वां है और लास्ट खंड हमारा है, 5वां पार्ट, आप समझ लीजिए इसको, जिसमें हम लोग जानेंगे कि देखिए पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए।
दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान, देखिए दक्षिण अमेरिका है, लोकेशन देखिए कहां पर है, ये लोकेशन है अर्जेंटीना में। कहां पर है ये लोकेशन? अर्जेंटीना। अब देखिए अर्जेंटीना में घास का तो एक ही मैदान है, क्या नाम है उसका? पंपास। क्या नाम है? पंपास। अर्जेंटीना में घास का एक ही मैदान है जिसका नाम है पंपास। क्या नाम है? पंपास। ये देखिए ऐसे लिखा होगा बिंदु में। तो अर्जेंटीना में एक ही घास का मैदान है जहां लोकेशन दिखा रहा है पंपास, तो यही इसका आंसर रहेगा कि ये जो आपका घास का मैदान है वो पंपास है। दूसरा देखिए क्या क्वेश्चन है, अफ्रीका का मरुस्थलीय क्षेत्र, देखिए कहां पे लोकेशन, देखिए लोकेशन कहां पे दिखा रहा है, ये दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके जस्ट नीचे आपका है जो नमीबिया है ना, उसके आसपास का लोकेशन दिखा रहा है, नमीबिया ही है मेरे ख्याल से। तो नमीबिया में एक जो आपका बहुत बड़ा आपका मरुस्थल है वो है आपका कालाहारी। कौन सा है? कालाहारी। तो ये जो कालाहारी आपका मरुस्थल है, कौन सा है? कालाहारी। तो कालाहारी जो मरुस्थल है वो ये लोकेशन दिखा रहा है, तो ये कालाहारी मरुस्थल ही है। ऊपर देखिए यहाँ पे लोकेशन क्या दिखा रहा है, मतलब क्वेश्चन क्या है इसका क्वेश्चन है तीसरा, विश्व का एक प्लेट। तो जो एक प्लेट यहाँ पे जो लोकेशन दिखा रहा है वो है यूरेशियाई। देखिए ये जो आपका रशिया है ना, रशिया की जो क्षेत्रफल दिखा रहा है, लोकेशन दिखा रहा है, यहाँ पर आपका जो प्लेट पाई जाती है वो है यूरेशियाई। यहाँ पे कौन सी प्लेट है? यूरेशियाई। ठीक है, यूरोप और एशिया की प्लेट जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर 3 में आपको मैंने बता दिया। पहला हमने बताया जो अर्जेंटीना है वहाँ पंपास है, जो नमीबिया बता रहा है वो कालाहांडी है, और जो आपका रशिया का लोकेशन दिखा रहा है यहाँ पे प्लेट पूछ रहा है तो आपको बताना है ये आपका यूरेशियाई प्लेट है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके आएंगे। अगला देखिए भारत का लोकेशन दे रहा है, जिसमें क्या बोला है कि भारत में सबसे पहले मॉनसून कहाँ आता है। देखिए भारत में सबसे पहले आपका जो मॉनसून है मैं आपको बता दूं केरल में आता है। कहाँ आता है? केरल में। किस राज्य में आता है? केरल में आता है। और जो केरल में आपका मॉनसून आता है वो मॉनसून आपका लगभग केरल का मॉनसून 1 जून से स्टार्ट होता है और लगभग जो 30 आपका जुलाई आपका टाइम पीरियड है या 1 जुलाई का टाइम पीरियड है उस तक सारे देशों में आपका फैल जाता है। ठीक है, इसमें देखिए लास्ट एक प्रश्न है कि कोपेन के अनुसार भारत के उत्तर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कोपेन के अनुसार जो भारत की जलवायु, देखिए यहाँ लोकेशन भी दे दी, इसमें दिया नहीं जाता वैसे, लेकिन इसमें लोकेशन भी दे दी है। तो ये जो ध्रुवीय जलवायु आपका है वो एक प्रकार से कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण आपके उत्तर में किया गया है। और ये जो लोकेशन दिखाया गया है ये जम्मू कश्मीर का लोकेशन है, तो आपको ये भी याद रखना है। मतलब पहले का आंसर मैंने आपको बताया वो है केरल, जहाँ मानसून शुरू होता है, और दूसरा आपका है कोपेन के अनुसार उत्तर किस प्रकार की, मतलब उत्तर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आपको बताना है ध्रुवीय जलवायु इस प्रकार से पाई जाती है, जो कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है वहां पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको जो ज्योग्राफी का सैंपल पेपर था 11वीं क्लास का बिल्कुल सॉल्व करवा दिया है। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।